हिंदी साहित्य के चैनल में आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ और विशिष्ट लेखिका सुषमा मुनींद्र जी का लिखा हुआ स्मृति आख्यान फिर आना अम्मा। तो शुरू करते हैं। फिर आना अम्मा। जब हम खुद को समेटने लगते हैं, सपने, शक्लें, हसरतें, सरहदें, महफिलें, आवाज़ें, शख्सियतें धीरे धीरे इस तरह पीछे छूटने लगती हैं कि लगता नहीं ये सब कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे। हम एकाएक खुद को तन्हा, खाली, एकाकी पाते हैं। आसपास सन्नाटा होता है या आंधियाँ। व्याधियों, दवाइयों, दर्द के साथ बड़े हौसले से अपने ये अंतिम 8-9 बरस गुजार कर अम्मा तुम अब अपनी सांसों को समेट रही हो। जितने रोग उतनी तादाद में दवाइयाँ। खाते हुए सुबह से शाम हो जाती है। तुम कहती हो अब तो इतना दर्द है कि पता नहीं चलता कि कितना है। अम्मा, तुमने दर्द के साथ जीने की आदत डाल ली है, इसीलिए कभी कभी दवाई नहीं खाती हो कि दर्द जाता नहीं तो दवाई का क्या अर्थ। हरपीज हमारे चरणन अर्थात प्राण लेने आया है। वैसे भी 80-82 के हुए अमर ना हो जाएंगे। अर्थात तुमने दर्द के दखल को जीवन का हिस्सा मान लिया है। अस्पताल जैसे बड़े और ऊंचे लोहे के घिर्रीदार पलंग पर अंतिम सांसें समेट रही हो। जब बैठना चाहती हो, घिर्री घुमाकर पलंग को सिरहाने से उठा दिया जाता है। तुम बैठकर अच्छा महसूस करती हो और सबको अचरज में डाल हंस भी लेती हो। व्हील चेयर ला दो तो हमारा कमरा अस्पताल बन जाए। दर्द को तो अब जाना नहीं है। अम्मा, मुझे लग रहा है तुम अपनी सांसों को ही नहीं समेट रही हो, बहुत कुछ समेट रही हो। एक शख्सियत इस धरा से विदा लेती है तो उसके साथ एक युग, साम्राज्य, सत्ता, हुनर, तौर तरीके, अनुभव, सूचनाएं, बहुत कुछ विलुप्त हो जाता है। जैसे जैसे तुम अपनी सांसों को समेट रही हो, तुम्हें लेकर चिंता बल्कि मोह बढ़ता जा रहा है। बरसों बरस अपनी गृहस्थी, बच्चों में ऐसी व्यस्त रही कि कम ही ख्याल आया तुम्हें अपने होने का एहसास। वही समीपता और सांत्वना दूँ जो तुमने अपने 7 बच्चों और 11 नाती नातिनों को दी है। ये एक मेरा ही नहीं, सभी का सच है। यही कि अतीत की अपेक्षा भविष्य को सार्थक करने का चाव और चिंता इतनी घनीभूत हो जाती है कि हम अपने बच्चों को स्नेह, स्पर्श, समीपता देते हुए अक्सर बिसरा देते हैं। यही भावना, संवेदना माता पिता ने हमें दी होगी, बिसरा देते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को जिस शिद्दत से प्रेम करते हैं, माता पिता को नहीं करते। जबकि जानते हैं माता पिता ने हमें जितना प्रेम दिया कोई नहीं दे सकता। जबकि जानते हैं हमारे बच्चे ठीक हमारी तरह अपने बच्चों को अधिक प्रेम करेंगे, हमें नहीं। जबकि जानते हैं तैयार होकर बच्चे अपना एक अलग जीवन साथी और बच्चों वाला परिवार बना लेंगे। उस परिवार में उन माता पिता के लिए जगह नहीं होगी जिनके परिवार में ये जन्मे हैं। तुम्हें अपनी सांसों को समेटते देख अचानक एक बहुत बड़े सच से सामना हो रहा है अम्मा। यही कि माता पिता का सम्यक मूल्यांकन उनके न रहने अथवा उनसे दूर जा बसने पर होता है। शायद इसीलिए शादी के बाद बेटियां अपनी माँ से अधिक जुड़ जाती हैं, इतनी कि दुख व्यथा में सबसे पहले माँ ही याद आती है। मैं जब भी परेशान हुई तुम याद आती थी। सबसे अधिक याद आती थी तुम्हारी आँखें। विवाह के बाद हम बहनों को विदा करते हुए सूप थाम कर परछन करती तुम और झमझम बरसती तुम्हारी आँखें। बरसती आँखों में परिवार के एक सदस्य के पराये होने की पीड़ा तो होती ही थी और होता था पछतावा कि मुनासिब दहेज न दे सकने से विवाह उस तरह नहीं हो सका जिस तरह तुम चाहती थी। आज हम सभी बहनों ने अपना स्तर बना लिया है अम्मा, पर वे दिन बहुत उदासी भरे थे। लेन देन की बात न जम पाने से बाबूजी लड़के वालों के दर से निराश लौटते थे। मैं कहती अम्मा हम 5 ना होकर 1 या 2 होती तो लड़के वाले तुम लोगों को इस तरह निराश ना करते। तुम पछतावे से भर जाती। ऐसा मत कहो, तुम सब अपना भाग्य लेकर जन्मी हो। जिस घर में भाग्य बंधा होगा आसानी से बात बन जाएगी। कठिन परिस्थिति में भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब छोड़ रही हो, धीरे धीरे चुक रही हो, धीरे धीरे नहीं तेजी से। सन 1994 में जब बाबूजी नहीं रहे, हम सबके भीतर स्याह अंधेरा उतरा था। फिर भी तुम अभी हो, ये बोध मानस को मजबूत किए हुए था। तुम हो इसलिए रीवा मतलब मायका आने जाने के मौके बने रहेंगे। मायका सही अर्थों में तभी तक है जब तक माँ है, फिर सब खत्म या औपचारिक हो जाएगा।
समाज शास्त्रियों की चतुराई देखते ही बनती है। पैतृक घर विवाह के बाद बेटी के लिए भले ही मायका मतलब माँ का घर हो जाए, पर वो घर वास्तविक अर्थ में पूरी तरह माँ का कभी नहीं होता। सत्ता पुरुष की ही चलती है। यहाँ भी अम्मा महत्वपूर्ण फैसले बाबूजी ने किए, उनके बाद तुम्हारे दोनों बेटे करने लगे। लेकिन हम बहनों को इस घर से जोड़ने वाली मजबूत कड़ी तुम हो। तुम नहीं रहोगी तो एक बड़ा शून्य उभरेगा, जो रीवा आने के मौके ही नहीं, एक रिश्ता भी खत्म कर देगा। वैसे तो व्यक्ति चला जाता है, रिश्ता तब भी बना रहता है, पर अमूर्त हो जाता है। ठीक शाम 6 बजे तुम्हारे सेल फोन पर कॉल करना पता नहीं कब मेरी दैनंदिनी में शुमार हो गया। शायद जब से तुम बिस्तर पर अपना समय बिताने लगी। तुम कहती हो मेरे कॉल की प्रतीक्षा में तुम्हारी शाम सार्थक हो जाती है। कॉल तुम्हें ऊर्जा देता है, सोचकर तुम्हें अच्छा लगता है। 7 संतानों में कोई तुम्हें इस पाबंदी से याद करता है? सुनकर दिल भर आता है अम्मा, तुम्हारे लिए और तुम्हारी सहनशक्ति के लिए। भगवान भी शायद तुम्हारी सहनशक्ति की सीमा देखना चाहते हैं। तुम्हारी आदत है तकलीफ़ न बताने की, और घर के लोग मान लेते हैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। इसीलिए 8-9 साल पहले मधुमेह के लक्षण जब पूरी डिटाई से सामने आ गए, तब जांच हुई। तुम एक्यूट डायबिटिक पाई गई। खाने के पूर्व दोनों वक्त इंजेक्शन से इंसुलिन का हाई डोज दिया जाने लगा। हाथ पैर में सुई के असंख्य चिन्ह। 5 साल हुए, दिल्ली के स्कॉट्स हार्ट रिसर्च सेंटर में हार्ट सर्जरी हुई। एक वाल्व बदला गया, एक रिपेयर हुआ। स्कॉट्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा का गांव जरियारी और तुम्हारा पैतृक गांव डुढ़ा, अमरपाटन तहसील में। तुम डॉक्टर साहब की बुआ जी हो गई। डॉक्टर मिश्रा के व्यवहार में गजब की नैतिकता है। तुम्हें उन पर ऐसा विश्वास हो गया है कि सोचती हो हर्पीज़ वही ठीक कर सकते हैं। तुम लगभग 2 साल से हर्पीज़ से जूझ रही हो, और अभी ठीक 2 माह पहले बाथरूम में फिसल गई। अंदरूनी मस्का चोट के कारण कमर और पसलियों में भीषण दर्द। कमर में प्लास्टर नहीं बांधा जा सकता। तुम घिर्री वाले बिस्तर पर पड़ी रहती हो। मैंने तुम्हें इस तरह बिस्तर पर कभी नहीं देखा। मेरी याद में तुम्हें एक बार मलेरिया हुआ और एक बार फटाका। अम्मा, तुम्हारा विकट गौ प्रेम, गाय के बिना तुम्हें चैन न था। पता नहीं घर लाई गई पहली गाय कौन थी, जिसकी पता नहीं कौन सी पीढ़ी आज भी पल रही है। एक गाय मर गई थी, तुमने उसका नाम फटाका रख दिया था। ने तुम्हारी आँख के ठीक ऊपर ठीक भ्रकुटी में सींग मार दी थी। तेज़ रक्त बहा था। मरहम पट्टी के लिए तुम अस्पताल गई थी, और अब व्याधि, दर्द, दवाई। फिर भी साहस से रह रही थी। हर्पीज़ ने हौसले तोड़ दिए। मैं हर्पीज़ के बारे में इतना ही जानती थी, असहनीय दर्द वाली ये नसों की बीमारी उपचार के बावजूद ठीक होने में लंबा वक्त लेती है। ठीक होने के उपरांत भी दर्द का एहसास पूरी तरह नहीं जाता। अम्मा, तुम्हारी दर्द और चेहरा देखकर मैं जर्द हो गई थी। बाएं आधे भाल, कपोल, आँख के चौगिर्द त्वचा गहरे लाल, बल्कि कत्थई छोटे छोटे चकत्तों से भरी हुई। तुम वस्तुतः खूबसूरत रही हो। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? दर्पण में तुमने यदि अपना चेहरा देखा होगा तो? हम जिसे सदा खूबसूरत देखते हैं, उसके चेहरे में कोई नुक्स आ जाए तो तत्परता से पकड़ में आ जाता है। जिसे खूबसूरत नहीं देखा, उसके चेहरे के बदलाव कम नज़र आते हैं। स्कॉट्स में 1-2 लेडी डॉक्टर और नर्सों ने कहा था, श्रीमती पांडे, आप इस उम्र में भी खूबसूरत हैं। शादी अवसर में आए दोनों बड़े मामा और बड़ी मौसी यही कहती थीं, केसर अब भी सुंदर लगती है। तब तो वहीदा रहमान लगती थी। हम लोग कल्पना नहीं कर पाते थे। स्निग्ध त्वचा, छरहरे लंबे कद के कारण युवावस्था में तुम वहीदा रहमान लगती रही होगी। हम लोगों को संदेह से हंसते देख मौसी जोर देकर कहती, माँ बाप सुंदर हों तभी बच्चे सुंदर होते हैं। केसर सुंदर ना होती तो तुम लोग देखने योग्य ना होती। अपने बाबूजी को तो देख ही रही हो। हाँ अम्मा, तुम्हारे मुकाबले बाबूजी औसत, पर उनके प्रभावशाली पद जिला व सत्र न्यायाधीश फिर सेवानिवृत्त लोकायुक्त बनाए गए। उनकी ईमानदार कर्मठ छवि, न्याय करते उनके शीर विवेक से उनका जो प्रभामंडल बनता था, वो उनकी शख्सियत को शानदार बनाता था। लेकिन हर्पीज़ ने अम्मा तुम्हारे चेहरे को क्या बना दिया? बाएं चेहरे में निरंतर बनी रहने वाली तीक्ष्ण जलन और पीड़ा, आंखों में मानो मिर्च पाउडर झोंक दिया गया हो। 24 घंटे में अचानक कभी भी 2 या 3 बार 1.5-2 मिनट के लिए सिर व चेहरे की नसों में तेज़ दर्द का आक्रमण सा होता, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो, जैसे नसें चटक रही हों। अम्मा, तुम सिर थामकर दर्द भरी कातर आवाज़ में चिल्लाती,
तुम्हारी दीनता और दहशत देख हम लोग कुछ ना कर सकते थे सिवाय कमज़ोर सा आश्वासन देने के। अम्मा, तुम ठीक हो जाओगी। ये बीमारी हमारे चरणन आई है, अर्थात ये बीमारी हमारा प्राण लेने आई है। मैं बताती, सेल्स टैक्स के एक बाबू को हर्पीज़ हुआ था, तभी मालूम हुआ कि ये भी कोई बीमारी होती है। 4-6 महीने में उन्हें आराम मिल गया। तुम ठीक हो जाओगी। बाबू की उम्र क्या है? दर्द की तीक्ष्णता दर्शाती तुम्हारी आवाज़। 45-50। तभी ठीक हो गए। हमारी उम्र बहुत है, अब साथ ही जाएगा। अम्मा, तुमने ठीक कहा था। इस दशहरे में तुम्हारे हर्पीज़ को 2 साल हो गए। झंझनाहट भरा आक्रमण नहीं होता, पर बाईं ओर जलन और दर्द बना रहता है। आंखों से धुंधला दिखता है। 2 साल होने को आए। शाम को कॉल करते हुए मैं आशंकित रहती हूँ कि आज तुम पता नहीं किस स्थिति में हो। बाबूजी जब डायलिसिस पर थे तभी टेलीफोन पर आने वाली लंबी रिंग हाड़ मांस सुखा देती थी कि कहीं। अम्मा, मुझे याद है 29 जनवरी 1994 जाड़ा जोरों पर था और बाबूजी की वो अंतिम सांस थी। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संदेश दिया अथवा बाबूजी की इच्छा शक्ति प्रबल थी। आसन्न विपत्ति का अनुमान लगाकर तुम उन दिनों बौखलाई रहती थीं, लेकिन उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनकर अस्पताल पहुंची थीं कि लाल रंग जो इतना पसंद है अब पहनने को मिले ना मिले। बाबूजी ने भी चाहा हो, लाल साड़ी में तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाती है, तो फिर पहनो ना पहनो, आज पहन लो। बाबूजी को गए 20 साल हो गए अम्मा। तुमने अकेले दम पर अपने दायित्व तो खूब निभाए, कभी माँ बनकर कभी पिता बनकर। बाबूजी न्यायाधीश फैसला करते करते न्याय विभाग की गंभीरता और सतर्कता उनके आंतरिक और बाह्य स्वभाव में आ गई थी कि सही फैसला करना है तो जमाने से निष्प्रय होकर रहना होगा। वे घर में भी न्यायाधीश की तरह कड़क होते थे। मुझे याद नहीं उन्होंने कभी हुलस कर हम लोगों को स्पर्श किया हो। कभी माँ बनकर कभी पिता बनकर तुम ही हम लोगों को स्पर्श और समीपता देती रही हो। सच कहूँ अम्मा, माता पिता जैसा संबंध दूसरा नहीं होता। स्त्री पुरुष पहले पति पत्नी बनते हैं, फिर माता पिता, लेकिन संतान की नज़र में वो सिर्फ माता पिता होते हैं, जिनका पति पत्नी के तौर पर आपस में वास्ता नहीं होता। मैं अब खुद को भी इसी नज़र से देखने लगी हूँ। लगता है मैं जन्म से ही बेटे हर्षद और बेटी कामायनी की माँ हूँ। ये दोनों अपने जन्म से नहीं, मेरे जन्म से मेरे साथ हैं। अब तक मालूम नहीं था, लेकिन अब लगता है अम्मा, हर बेटी धीरे धीरे खुद को उन स्थिति परिस्थिति से जुड़ा हुआ पाने लगती है जिनसे उनकी माँ कभी गुजरी होगी। मैं जब जब परेशान हुई तुम्हारी बहुत सी परेशानियाँ याद आईं। तब तुम्हारी परेशानियों को सुनने का धीरज या शायद तमीज़ हम भाई बहनों में नहीं थी। लगता था तुम पता नहीं किस माहौल की बात करती हो, हम लोगों से पता नहीं क्या चाहती हो। अब समझ पाती हूँ, थोड़ा सा फेवर चाहती थी। सतना से रीवा की कुल दूरी 60 किलोमीटर। ये दूरी तय कर अब मैं तुम्हें देखने अक्सर आती हूँ, मिलकर उसी दिन लौटती हूँ या तुम्हारे आग्रह पर 1-2 दिन रुक जाती हूँ। जिम्मेदारियाँ रहीं, पर पारिवारिक बंधन या मेरी लापरवाही, मैं रीवा बहुत कम आती थी। संयोगवश 6 भाई बहन स्थायी तौर पर रीवा में बसे हैं। दोनों भाई श्रीनाथ और गुड्डू व मुझसे 2.5 साल बड़ी अविवाहित शिक्षिका बहन, जिसका पोलियोग्रस्त पैर के कारण विवाह न हो सका था, तुम्हारे साथ रहती है। 3 बहनें अलग कॉलोनियों में। तुम मुझसे अक्सर कहती थी, तुम तो सतना की हो गई, कभी आ जाया करो। केस मिलने के इंतज़ार में ये पूरा दिन अपने चैम्बर में बैठते हैं अम्मा। प्रैक्टिस चल नहीं रही है। 2 छोटे बच्चे, रोज़ कमाने रोज़ खाने जैसी स्थिति ने बुद्धि कुंद कर दी है। कहीं आने जाने की सुध तक नहीं रहती। तुम उम्मीद बंधाती, अपने हिस्से का संघर्ष सबको करना पड़ता है। जिसे कुछ नहीं मिला उसे कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिसे माता पिता का दिया मिल गया उसे उस मिले हुए को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने से एक दिन सब ठीक हो जाता है। मैं जब विवाह के बाद सतना आई, मेरे पति मुनींद्र मिश्र को टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हुए मात्र 3 माह हुए थे। जब 11 माह के थे, प्रसव में शिथिल हुई उनकी माँ साथ छोड़ गई। नई माँ का आगमन, त्रासद बचपन, परिवार से समर्थन न मिला। संघर्ष हमें अपने बूते करना था जो बरसों चला। संघर्ष ने मुझे बहुत निराश नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत सादे संयमित वातावरण में पली बढ़ी। पैसा नहीं, दिखावा नहीं। आज भी मेरा जीवन साधारण है। मैं बहुत कम में ही संतोष कर लेती हूँ। ये संतोष अम्मा तुमसे मेरे भीतर आया है। बाबूजी इतने ईमानदार कि सेठों, व्यापारियों, वकीलों द्वारा दीपावली पर प्रसाद के तौर पर भेजी गई मिठाई,
पटाखे, सौगातें, बैरंग लौटा देते। ये प्रसाद नहीं, आडंबर है। बैरंग लौटा दी गई आकर्षक सामग्री हम लोगों को अभाव से भर देती। नैतिक और अनैतिक का भेद समझाते हुए तुम हम लोगों को शीतलता देती। रसगुल्ला, बेसन बर्फ़ी, खुरमे, नमकीन बनाकर नई ड्रेस सिलकर त्यौहार मनाने के लिए उत्साहित करती। खाली वक्त में तुम्हारी सिलाई मशीन खूब चलती। फ्रॉक, स्कर्ट, कुर्ते तुम बड़ी सफाई से सिलती। बाबूजी और भाइयों के वस्त्र दर्जी सिलता। उन दिनों वेतन कम था, सदस्य संख्या अधिक होने के कारण और भी कम लगता था। एक हिस्सा रीवा में रह रहे नेत्रहीन बाबा, दीदी मतलब दादी, पोस्ट ऑफिस के छोटे पद से सेवानिवृत्त हो भांग सेवन में रत निसंतान कक्का काकी के लिए भेज दिया जाता। एक निश्चित बचत कि 7 बच्चों को पालना पढ़ाना है। शेष रकम में अम्मा तुम घर चलाती थी। आज सोचती हूँ तो पाती हूँ बाबूजी इतनी जिम्मेदारी के बावजूद यदि ईमानदारी पर कायम रह पाए तो उसके पीछे तुम्हारा संतोष रहा होगा। तुम्हारे निजी एकांत का मैं नहीं जानती, लेकिन खुलकर मुखर हो मैंने तुम्हें लड़ते नहीं देखा कि इस वेतन से कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे लड़कियां ब्याही जाएंगी। अधिकारियों के बच्चों के जलवे देख हम लोग जब भी हीन हुए तुमने समझा दिया। ईमानदारी के कारण बाबूजी को जितनी इज्जत मिलती है और फिर जो सुविधा साधन है सब बाबूजी के कारण ही तो हैं। ना खेती बाड़ी है ना कोई और जरिया। अभी 4 साल पहले मालूम हुआ बाबूजी के पैतृक गांव का नाम किटहा है। केस के सिलसिले में किटहा से आए एक लड़के ने वकालत कर रहे गुड्डू को बताया, किटहा में 15 एकड़ खेतियार ज़मीन आपके हिस्से की है। आपके परबाबा के भाई के पड़पोते अच्छी फसल काट रहे हैं। गुड्डू से प्रसंग सुन अम्मा तुमने न लोभ दिखाया न उत्सुकता। क्या पता किस परिस्थिति में तुम्हारे बाबूजी के बाबा किटहा छोड़कर रीवा में बस गए। हम लोगों को वहाँ कोई नहीं पहचानेगा। शांति से रहो, हमें हिस्सा नहीं चाहिए। अम्मा तुम्हारा ये संतोष और वित्त मंत्री का सा दिमाग। यद्यपि तुम सिर्फ 4वीं पास हो, क्योंकि तुम्हारे मायके डुढ़ा में पाठशाला कक्षा 4 तक थी। 5वीं के लिए मुख्य पद से लगे गांव चोरहटा आना पड़ता था। लेकिन अच्छी योजना बनाकर कुशलतापूर्वक गृहस्थी चलाते हुए इतना बचाती रही हो कि हम बहनों के विवाह के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा गहना जोड़ सको। तब मैं नहीं समझती थी और तुम नहीं बताती थी। साड़ियाँ खरीदते हो लेकिन पहनती क्यों नहीं। मर्म जाना जब हर लड़की के विवाह में बाबूजी का जीपीएफ और तुम्हारी साड़ियों वाली पेटी खाली होने लगी। बाबूजी ने हम लोगों को थोड़ा बहुत जो भी दिया या नहीं दिया, लेकिन अच्छी शिक्षा का भरपूर अवसर दिया। 70-80 के दशक में औसत नगरों में परास्नातक लड़कियां कम होती थीं। उच्च शिक्षा विवाह के लिए आधार बनी और तुमने व बाबूजी ने जहां ब्याह दिया हम बहनें अपना भाग्य लेकर चली गईं। अम्मा तुम हम लोगों को पढ़ने के लिए खूब प्रेरित करती थीं। तुम्हें अपना अल्प शिक्षित होना हताश करता था। बाबूजी तुम्हें पार्टी आयोजनों में कम ही ले जाते थे कि तुम्हें तौर तरीके मालूम नहीं हैं। तब पार्टी आयोजन बहुत कम होते थे। तबादले पर विदाई भोज जरूर अच्छी संख्या में होते थे, क्योंकि बाबूजी की नैतिक ईमानदार छवि का प्रभाव जिले में बन जाता था। विभागीय लोग, वकील, जिलाधीश, पुलिस कप्तान, सेठी, व्यापारियों का आमंत्रण तो बाबूजी स्वीकार ही न करते थे। आदि विदाई भोज देते। पैकिंग करवाने जैसी अपरिहार्य वजह से तुम न ले जाई जाती और हम में से कुछ इसलिए न ले जाए जाते कि पलटन ले जाने में शोभा नहीं दिखाई देती। तब मैं अभिप्राय समझने के योग्य नहीं थी, पर मुझसे 8 साल बड़ी बहन दिद्दा अभिप्राय समझती रही होगी। उसकी खींच तुम पर निकलती। अम्मा 7 बच्चों को जन्म देकर तुम शोभा न बिगाड़ती। तुम फक हो गई आवाज़ में कहती, दीदी अर्थात मतलब मेरी दादी के 14 बच्चों में सिर्फ तुम्हारे बाबूजी बचे। कक्का के संतान न हुई। सब डरे रहते थे हमारे साथ भी यही हुआ तो। अम्मा तुम्हें संतान खोने की आशंका तो थी ही, पांडे परिवार को वंशधर देने की महती जिम्मेदारी भी थी। दिद्दा, फिर मझली बहन, फिर मैं, फिर एक और बहन। दीदी मतलब दादी यानी तुम्हारी सास ने तुम्हें निपुती घोषित कर दिया। हम 4 बहनों के बाद जन्मे श्रीनाथ ने तुम्हें कलंक मुक्त किया। तुम्हारी खुशी अपार। जबकि बाबूजी के सिद्धांत बड़े पक्के। जहाँ तबादला हो जाए डेरा बांध कर चल देते थे। न तबादला कैंसिल कराने का प्रयास करते, न अच्छी जगह भेजने का अनुग्रह। श्रीनाथ 10 माह का। भरी बरसात। तबादला जावद जो कि मालवा में था से सीधे सारंगगढ़ जो अब छत्तीसगढ़ है। श्रीनाथ को लेकर तुम इतनी लंबी यात्रा करने से घबरा रही थी। बस यात्रा, फिर रेल यात्रा, फिर उफान मार रही महानदी और मान नदी को राम राम जपते हुए तुमने और हम सबने
नाव से पार किया। श्रीनाथ की उल्टियां बंद ना हो रही थीं। बाबूजी का सुझाव कि अमृतधारा चटा दो। अम्मा, ये बातें अस्तित्व खो चुकी होती यदि तुम किस्सा गोई की तरह पुराने प्रसंग हम लोगों को न बताती। सारंगगढ़, अंग्रेज़ों के ज़माने का बड़ा बंगला। थोड़ी दूर पर तालाब। लाल कमल तोड़ते और मछली पकड़ते हुए 4-6 आदिवासी लड़के वहाँ मौजूद रहते। मौनी अमावस्या पर 1-2 अधिकारी पत्नियों के साथ सूर्योदय से पूर्व मौन स्नान करने तुम तालाब गई। निषेध के बावजूद मैं और मंजली बहन तुम्हारे पीछे पीछे तालाब चले। सीढ़ियों में पानी और फिसलन। हम दोनों बहनें फिसल कर डूबने लगीं। डुढ़ा के तालाब में तैराकी सीखी तुम जल्दी जल्दी उपक्रम कर तैरते हुए हम दोनों की फ्रॉकें खींचते हुए हमें बाहर निकाल लाई। तुम्हारे मौन स्नान का बंटाधार हो गया। घटना ज्ञात होने पर 10वीं या 11वीं पढ़ रही दिद्दा ने अलग स्पष्टीकरण मांगा। अम्मा, तुम इन्हें तालाब ले गईं, किसी दिन ये अकेली चली जा सकती हैं, वहाँ गुंडे बैठते हैं। दिद्दा हमें डरा कर रखती थी, अतः मैं पूछ ना सकी गुंडे कैसे होते हैं। मेरी जिज्ञासा का समाधान मजली बहन ने अपने स्तर पर किया। नहीं जानती, गुंडों के सिर पर सींग होती है। किसी दिन छोटी गली से नहीं, तालाब की तरफ से स्कूल चलेंगे, गुंडों को दूर से देख लेंगे। मैंने और बहन ने तालाब के कई चक्कर लगाए। हमें हर बार लड़के नजर आए, किसी के सिर पर सींग नहीं, साफ था वे गुंडे नहीं थे। मैंने अपनी बहादुरी अम्मा तुम्हें बता दी। अम्मा, तालाब जाने में खतरा नहीं है, वहाँ गुंडे नहीं लड़के बैठे रहते हैं। डूब तो सकती हो, उधर मत जाना, दिद्दा नाराज होगी। मैं अचंभित होती थी। क्या दिद्दा के गुस्से से आम लोगों की तरह तुम्हें भी डर लगता है? हाँ अम्मा, तुम भी दिद्दा से न जाने कब डरने लगी थी। शायद इसलिए कि वो पहली संतान थी। शायद उसे वर्चस्व बनाना आता था। शायद वो तुम्हारी तरह मुलायम स्वभाव की नहीं, बाबूजी की तरह अनुशासन वाले स्वभाव की थी। शायद वो पढ़ी लिखी, दुनियादारी समझने वाली, मशवरा देने वाली बनती जा रही थी और तुम खुद को निरक्षर और कम जानकार मानती थी। शायद वो कुछ विषयों में बाबूजी के साथ जिस तरह बौद्धिक वार्ता करने लगी थी, तुम्हारे लिए वे आसमानी बातें थीं, पर निर्णय लेने की तुम्हारी क्षमता अद्भुत थी अम्मा। मैं स्नातक कर रही थी। आमतौर पर 3 साल में होने वाले तबादले प्रोन्नति के चलते हर साल हुए हम लोगों की पढ़ाई पर असर आ रहा था। मैंने प्रथम वर्ष भोपाल विश्वविद्यालय से किया। ये वे दिन थे जब डाकू आत्मसमर्पण कर रहे थे। उनके मुकदमे चलाने के लिए सागर में स्पेशल जेल कोर्ट बनाई गई। न्यायपालिका बाबूजी की ईमानदारी और योग्यता को स्वीकार करती थी। वे तबादले पर सागर की जेल कोर्ट भेज दिए गए। मैंने द्वितीय वर्ष सागर विश्वविद्यालय से किया और ठीक अप्रैल में ADJA से MACT अर्थात मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पद पर प्रोन्नत हो तबादला ग्वालियर कर दिया गया। अम्मा, तुम चिंतित? अब ये 3रा साल ग्वालियर से करेगी? इसीलिए तो प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं मिलते। जब तक इसे प्रोफेसर पहचानते हैं तबादला हो जाता है। फिर भी थ्योरी पर्चे के बल पर 55-58% ले आती है। बता ही रहे हो, साल या 6 माह बाद DJ बना दिए जाओगे, फिर तबादला होगा। तुम अपना प्रमोशन संभालो, हम बच्चों को लेकर रीवा में रहेंगे। जब तबादला थमेगा तब वापस आ जाएंगे। मैंने अंतिम वर्ष रीवा विश्वविद्यालय से किया। साल पूरा होते ना होते प्रोन्नत होकर बाबूजी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनकर इंदौर में पदस्थ हुए। रीवा में नौकर चाकर ना थे, पर अम्मा तुम्हारा गऊ प्रेम न छूटा। गऊ सेवा और सब्जी उगाने का तुम्हें बड़ा चाव रहा। तुम्हारे निर्देशन में बंगले में कार्यरत माली ऐसी सब्जी उगाते थे जिसका स्वाद और ताजगी आज भी याद है। हल्दी की फसल तो सिविल लाइन्स में चर्चा का विषय बन जाती थी। हल्दी की वो खुशबू और विशुद्ध गाढ़ा पीलापन आज भी जहन से नहीं गया है। तुमने रीवा के विशाल कच्चे अनगढ़ आंगन में गाय की सार छवा ली थी और पोई की भाजी, लौकी, कुम्हड़े लगा लिए थे। ये उपक्रम तुमसे आज भी न छूटता यदि बिस्तर पर न पड़ी रहती। गाय की कितनी पीढ़ी इस घर में रही, आज जो रह रही है वो कौन सी पीढ़ी है, इसका लेखा जोखा अब तुम्हारे पास भी ना होगा। बाबूजी ने अधिक सरंजाम जोड़ने न दिया। तबादले पर आधे ट्रक में कुल जमा सामान अट जाता, आधे में गऊ माता। तुम चिंतित, जब तक गऊ ठिकाने पर नहीं पहुंचती इसकी डाइट का क्या होगा? हम लोग हंसते। हम लोगों की डाइट की भी चिंता कर लिया करो अम्मा। सागर में जो गऊ थी बहुत गुस्सैल थी। तुम्हारा रुतबा मानती थी पर हम लोगों को पास ना फटकने देती। तुम चारा खिला रही थी और गुस्सैल गऊ ने तुम्हारी भौं में सींग मार दी। तुमने उसका नामकरण फटाका कर दिया था। दफ्तर से लौटे बाबूजी ने तुम्हारी मरहम पट्टी देख गऊ की निंदा की या तुम्हारी, पता नहीं। दे दिया प्रसाद। गऊ सेवा और लौकी कुमड़ा उगाना ही दुढ़हा में सीखा है।
बाबूजी वक्त बेवक्त तुम्हें इसी तरह निरक्षर प्रमाणित करते रहते थे। तुम अपना समर्थन करती। हमको पशु पक्षी ही अच्छे लगते हैं, बच्चों की तरह जवाब तो नहीं देते। 7 स्वभाव 7 तेवर वाले 7 बच्चे। आज सोचती हूँ तो लगता है तुम चाहती थी बच्चे तुम्हारी बातें ध्यान और आदर के साथ सुनें, उन बातों को जहन में बैठा लें जो अमल करने पर जीवन के भटकावों को कम करेंगी या रोकेंगी। हम लोग जाने अनजाने तुम्हें आहत करने जैसा व्यवहार कर जाते थे। हमारी व्यस्तताएं, प्राथमिकताएं तुमसे बहुत अलग होती जा रही थीं। आहत हो तुम अलग चली जाती, स्वेटर बुनती, गाय को सहलाती, बगीचे में देखती क्या सब्जी तैयार हो रही है। पता नहीं कब तुमने स्वीकार कर लिया था पढ़ लिख गए बच्चों से तुम बिछड़ती जा रही हो। फिर तो रोज़ आधुनिक होते हुए उत्तर आधुनिक होता गया ज़माना। गैजेट्स में मशगूल हो गए तुम्हारे बच्चे, नाती नातिन। निरंतर पिछड़ती चली गई तुम, पता नहीं कैसे उतनी पुरानी लगने लगी जितनी हो नहीं। और अब हर्पीज़ और पसलियों की पीड़ा के कारण निरीह से अधिक अधिकार विहीन लगने लगी हो। दिल भर आता है अम्मा। बहुत इच्छा होती है तुम्हारे लर्निंग एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनकर कुछ सीखूं, नए माहौल की जानकारी धैर्यपूर्वक तुम्हें दूं, पर छूट गए मौके और समय अब क्या लौटेंगे। सांत्वना देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और तुम जीवन भर के अनुभवों से जानती हो सांत्वना में दम नहीं होता, आश्वासन फरेबी होते हैं। इसीलिए जब कहती हूँ अम्मा तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा एक ही उत्तर, पूर्व जन्म में पाप किए हैं, भोग रहे हैं। अम्मा, मैं पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती। मेरी याद में इस जन्म में तुमने कोई पाप नहीं किया है। यदि मान लूँ पूर्व जन्म में तुमने पाप किए हैं तो इतनी सज़ा भोग चुकी हो कि ईश्वर ने, भगवान ने तुम्हें क्षमा कर दिया होगा। दोनों पैरों में एक एक पाव वजन के चांदी के चूड़ा धारण करने वाली दीदी, अर्थात हम लोगों की दादी, बाबूजी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी। शुरुआती दिनों में तुम रीवा में रखी गई कि बुज़ुर्गों की सेवा करो। छुट्टी पर बाबूजी पोस्टिंग से आते, दीदी तुम्हें कामचोर साबित करने में कसर न रखती। जबकि तंबाकू चुभलाती ओसारी में दिन भर थूकती दीदी की पीक तक तुमने साफ की है। दीदी के सिखाए पढ़ाए बाबूजी तुम्हारे कमरे में न जाते। दीदी का गौरव हमार दादू दुल्हन का पसंद नहीं कर रहे। अंधे बाबा की दाल में घी कम हो तो वो कटोरा फेंकते थे। भांग प्रेमी कक्का के द्वारा कारण अकारण पिट्टी निसंतान काकी को बचाते हुए तुम भी जद में आ जाती। बाबूजी ने इतना रहम जरूर किया कि दीदी की आपत्ति के बावजूद तुम्हें अपने साथ पोस्टिंग पर रखने लगे। इतना सब सहन करते हुए पापों की सज़ा तुम भोग चुकी हो अम्मा। अम्मा, तुमने पूर्व जन्म में पाप किए होते ना तो भगवान तुम्हें खूबसूरत नहीं कुबड़ी बनाते। बातों में थोड़ मोड़ डाल मैं थोड़ी देर के लिए ही सही व्याधि से तुम्हारा चित्त हटाना चाहती हूँ। दर्द के बावजूद तुम सचमुच खिलखिला देती हो। कुछ दिन और जीवित रहे तो कुबड़ी हो जाएंगे। पाप किए होते तो आज इतनी अधिक पेंशन न कपाड़ रही होती। पेंशन बाबूजी के पुण्य प्रताप से मिल रही है। पेंशन के भरोसे ही तो हम इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन कराने की हिम्मत किए, इलाज में लाखों फूंक दिए, लेकिन रोग बढ़ते जाते हैं। ये पाप नहीं तो क्या है। पाप कम करने के लिए माला जपो, दिन भर सीरियल देखती हो। माला जपने से टाइम पास नहीं होता। देख सुनकर तुम कुछ अंग्रेजी शब्द सीख गई हो। हमारी बात को तुम लोग सीरियसली क्यों नहीं लेते, या पहले डिसाइड तो करो करना क्या है। या हमारा एस्टीमेट इतना ही है, अधिक खर्च नहीं कर सकते। या ये हार्ट क्या होता है, इसमें वाल्व होते हैं, ये कहो मनुष्य का शरीर मशीन है। सीरियल देखकर टाइम पास हो जाता है। तुमने बड़े मौके से अपना पुराना टीवी हमको दे दिया। कमरे में बैठे बैठे दुनिया जहान की न्यूज़ मिल जाती है। चल फिर पाते नहीं हैं कि श्रीनाथ या गुड्डू के कमरे में जाकर टीवी देखें। पूरी एकाग्रता से सीरियल की ओर दृष्टि लगाए हुए तुम्हें देखकर अचरज होता है। तब बाबूजी की शक्ति बहुत थी। हम लोग शैक्षणिक संस्थान के अलावा कहीं जाने के लिए आज़ाद नहीं थे। एक माह में सिर्फ एक मूवी देख सकते थे, वो भी अम्मा तुम्हारे नेतृत्व में। तेज प्रकाश और ध्वनि के कारण तुम्हारा सिर भारी हो जाता। 3 घंटे तुम पर जबर गुजरते। अब अपनी रुचि के सीरियल देखती हो। सीरियल देखते हुए दवाई खाती रहती हो। तुम्हें अभ्यास हो गया है कौन सी गोली कब खानी है। सिराने रखी मेज पर दवाइयों का डिब्बा, पानी, थ्रेप्टीन, बिस्कुट, चना, मुरमुरा आदि रखवा कर घर के लोगों को निश्चिंत कर देती हो कि ज़रूरत मुताबिक अपना काम स्वयं कर लोगी। गोली निगलते हुए कहती हो, अब यही जीवन है, खाओ और सो, जबकि ना भूख लगती है ना नींद आती है। अब तक न जानती थी, पर कल तुम्हारे कमरे में सोई तब जान पाई तुम्हें नींद क्यों नहीं आती। मैं जब भी रीवा आती हूँ अम्मा के कमरे में ही रहती सोती हूँ।
क्यों नहीं आती? तुम्हारे पढ़ाए मिट्ठू ने सुबह 5 बजे मेरी नींद का कबाड़ा कर दिया, तुम्हारा भी करता होगा। तुम पिंजरा अपने कमरे में क्यों रखवा लेती हो? किसी चंडाल पक्षी के पंजे से छूटकर आंगन में आ गिरे शिशु सुआ के लिए अम्मा तुमने पिंजरा मंगाया पढ़ाया। रात में पिंजरा अपने कमरे में रखवा लेती हो कि पक्षी को मौसम के अनुसार कमरे की ठंडक या गर्माहट मिल सके। भोर में मैं जब अच्छी नींद में थी, उत्पाती मिट्ठू वेकअप कॉल दे रहा था। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, उठो अम्मा, उठो अम्मा, उठो अम्मा। आंगन में बेचारा बिल्ली से डरता है। पर तुमने तो गजब कर दिया अम्मा, रात में पता नहीं कितनी देर कमरे में बछिया भी बंधवा ली। मिट्ठू का गायन थमा तो मैंने बछिया को रंभाते पाया, पीठ पर 2 परत चादर से लैस बोरे पर बैठी 8-10 दिन की बछिया। रात में जड़ा रही थी, हमारे कमरे में आकर शांत हो गई। हरपीस और दर्द ने लाचार कर दिया, वरना इतने छोटे पशु की सेवा हम खुद किया करते थे। तुमने जीवन भर सबकी सेवा ही की है। तब सोचते थे डूढ़ा क्या छूटा, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती गईं। लो अब हम एक जिम्मेदारी बन गए। यही होता है, या तो सबकी जिम्मेदारी उठाओ या खुद सबकी जिम्मेदारी बन जाओ। अम्मा तुम बात बात में ऐसी बड़ी बात कह देती हो। जिम्मेदारी बनना अर्थात अक्षमता। बच्चे अक्षम रहते हैं तब माता पिता उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। जब माता पिता अक्षम हो जाते हैं बच्चों की जिम्मेदारी बन जाते हैं। फ़र्क ये है, माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी को अपना ध्येय समझते हैं, बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी को क्लेश। अम्मा तुम अपना और बच्चों का क्लेश समझ रही हो, खुद को समेटने लगी हो, श्रीनाथ और गुड्डू को समझाती हो। बहनों को मौके अवसर पर पूछ लिया करना, वे इस परिवार में जन्मी हैं, पूछ लोगे तो उनका मान सम्मान बना रहेगा। हम बहनों से कहती हो गुड्डू का ध्यान रखना, बुढ़ापे में अकेला न पड़ जाए। अपने बच्चों को कहा करो मामा मामी का ध्यान रखेंगे। गुड्डू के एक ठो बच्चा हो जाता। ये शायद तुम्हारी अंतिम इच्छा है। तुमने अपने साथ फिर हम भाई बहनों के 11 बच्चे पाले पोसे हैं। जन्म से 3 माह तक बच्चे एक तरह से तुम्हारी सुपुर्दगी में रहते थे। रात भर जागकर तुम नाती नातिनों को संभालती थीं। मेरे दोनों बच्चे 3 माह के हो गए तब मैं उन्हें लेकर सतना आई। उनके लालन पालन में कलेजा हाँफता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इच्छा होती है कि मैं तुम्हें वही भावना दूं जो तुमने दी है। तुम्हारे न होने की कल्पना डराती है अम्मा, पर कुछ सच बहुत अधिक सच होते हैं। सोचती हूँ तुम जाकर गुड्डी की पुत्री के रूप में लौटो अपनी अंतिम इच्छा के लिए। मुझे पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं, लेकिन जीन्स पर है। जीन्स की महिमा कुछ ऐसी हो कि बच्ची तुम्हारी शक्ल सूरत लेकर आए। तुम्हें पालते पोसते हुए हम भी तो जाने तुमने किस धीरज ममता परिश्रम से इतने बच्चों को पाला पोसा है। वापस फिर आना अम्मा, गुड्डू की बेटी बनकर। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी का लिखा स्मृति आख्यान फिर आना अम्मा। माँ के प्रति बेटी के हृदय की भावनाओं को उन्होंने उड़ेल के रख दिया है। बेटी माँ के व्यवहार, भावनाओं और तकलीफ़ों को तब सही से समझ पाती है जब वो माँ बनकर अपने बच्चों का पालन करती है और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से रूबरू होती है। आशा है इस स्मृति आख्यान को सुनते हुए आपको भी अपनी माँ जरूर याद आई होंगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।